दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें पकड़ने और वापस बांग्लादेश भेजने के अमित शाह के फैसले के बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार एक्शन में है। अवैध घुसपैठियों का मामला चुनाव के दौरान भी काफी गरमाया था। तब पता चला था कि आम आदमी पार्टी के कई नेता बांग्लादेशियों को न सिर्फ संरक्षण दे रहे हैं बल्कि उनके फर्जी दस्तावेज भी बनवा रही हैं। यही वजह है कि चुनाव के तुरंत बाद अमित शाह ने सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया। इस मीटिंग के बाद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल सरकार के दौरान अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे, जिसकी अब बीजेपी सरकार गहन जांच करेगी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इन फर्जी राशन कार्डों को जल्द से जल्द कैंसिल किया जाएगा और दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के असली नागरिकों के हक की लड़ाई लड़ेगी। उनका दावा है कि केजरीवाल सरकार में अवैध तरीके से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर राशन कार्ड बनाए गए, जिससे दिल्ली के असली गरीबों को उनके अधिकार से वंचित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार इस पूरे घोटाले की जांच करवाएगी और जिन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अब दिल्ली में केवल उन्हीं लोगों का राशन कार्ड मिलेगा जो इसके असली हकदार हैं। केजरीवाल सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों की जगह अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां केजरीवाल सरकार का फोकस शीश महल में महंगे जकूजी और नल लगाने पर था, वहीं हमारी बीजेपी सरकार दिल्ली के हर घर में नल से साफ पानी पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित राजधानी बनाना है। बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में दिल्ली के गरीबों को राशन, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जल्द ही नए राशन कार्ड वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे हर जरूरतमंद परिवार को उचित लाभ मिल सके। बीजेपी सरकार का कहना है कि अब दिल्ली के असली गरीबों को उनका हक मिलेगा और घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की और अधिकारियों को बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और अवैध रूप से भारत में एंट्री करने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। इस मीटिंग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में इंटरेस्ट गैंग को निर्मम तरीके से खत्म करना दिल्ली की पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी न सिर्फ मकान का किराया और बिजली का बिल लेकर रफ्फू चक्कर हो गई, बल्कि बिल पेमेंट की मांग को सार्वजनिक को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब मकान मालिक को धमकाना भी शुरू कर दिया है। भोपाल स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के मकान मालिक दिलीप मंगलानी अब पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने उनका मकान किराए पर लिया था, लेकिन पार्टी ने किराया और बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इस कारण उन्होंने कार्यालय को ताला लगा दिया है और अपने बकाये पैसे की वसूली के लिए कड़ा कदम उठाया है। दिलीप मंगलानी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उनके मकान को किराए पर लिया था, लेकिन पिछले 4 से 5 महीने से 2 महीने का किराया मुश्किल से भुगतान किया गया था, जबकि पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि पार्टी के लोग फोन करते समय कह रहे थे कि वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी भुगतान नहीं हुआ। मंगलानी ने ये भी आरोप लगाया कि पार्टी के लोग रात में चोरों की तरह बिना पूछे आधा सामान निकाल कर ले गए। उनका कहना है कि यदि पार्टी को कमरा खाली करना था तो उन्हें पहले बकाया किराया और बिल चुकता करके सामान निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिना कोई हिसाब किताब किए सामान ले गए। मंगलानी ने कहा कि 3 महीने का बकाया किराया 60,000 रुपए और बिजली का बिल 13,000 रुपए अभी तक नहीं दिया गया है। इन कारणों से उन्होंने
कार्यालय पर ताला लगाकर इसे बंद कर दिया। मंगलानी ने ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के लोग उन्हें अरविंद केजरीवाल के नाम से धमकाते थे। उनका कहना है कि जब उन्होंने पार्टी के लोगों से बकाये भुगतान की बात की तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी भुगतान नहीं हुआ। दिलीप मंगलानी ने यह भी साफ किया कि अगर उन्हें अपना बकाया पैसा नहीं मिलता है तो वो पुलिस थाने में शिकायत करने का इरादा रखते हैं। उनका कहना है उन्हें कानून का सहारा लेना जरूरी है और वो इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। सुभाष नगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर ताला लगने के बाद इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रानी अग्रवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मकान मालिक को कुछ गलतफहमी हो गई है। उनका कहना है कि ये मामला एक सामान्य स्थिति है और दरअसल जो आम आदमी पार्टी का सदस्य वहां रहता था वो अचानक कहीं और चला गया, जिससे मकान मालिक को कुछ गलतफहमी हो गई। रानी अग्रवाल ने बताया कि 5 मार्च को प्रदेश स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक में वो खुद मौजूद होंगी। इस बैठक के दौरान वो पत्रकारों से भी चर्चा करेंगी और इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगी। उनके अनुसार ये मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रह जाएगी। रानी अग्रवाल ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के पहले आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यालय को सुभाष नगर से अरेरा कॉलोनी में शिफ्ट किया था। इस दौरान प्रदेश कार्यालय में करीब 40 लोगों की टीम तैनात की गई थी जो चुनावी तैयारियों में जुटी थी। चुनावी प्रक्रिया के दौरान भोपाल और दिल्ली के पदाधिकारी भी कार्यालय में काम कर रहे थे। चुनाव परिणाम के बाद कार्यालय को खाली किया गया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शुरुआती दिनों में केजरीवाल के पास एक नीले रंग की वैगन आर थी। केजरीवाल उसी गाड़ी से अपने शुरुआती दिनों में घूमा करते थे, लेकिन अब केजरीवाल की वो गाड़ी खतरे में पड़ गई है। वजह दिल्ली की नई बीजेपी सरकार का एक बड़ा फैसला है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से दिल्ली में चल रही किसी भी 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी को पेट्रोल नहीं बेचा जाएगा और अगर ऐसी गाड़ियां दिल्ली में पकड़ी गईं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिरसा के इस ऐलान के बाद केजरीवाल की नीली गाड़ी के जब्त होने का खतरा बढ़ गया है। अगर 1 अप्रैल के बाद वो गाड़ी सड़कों पर दिखी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि केजरीवाल अब उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। केजरीवाल अब लग्जरी गाड़ियों पर सवार होकर अपनी नेतागिरी करते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज दिल्ली में इस मुद्दे पर मैराथन मीटिंग हुई है। हमने कई पहलुओं पर चर्चा की है। पिछली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए बातें तो बहुत बनाई, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 3 विषय हैं। एक प्रदूषण जो डस्ट प्रदूषण है, एक व्हीकल प्रदूषण है, एक कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्प्रिंकलर भी नहीं लगाए गए थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 15 साल से पुराने व्हीकल को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस फैसले को हम 1 अप्रैल से लागू करेंगे। हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो 15 साल पुराने व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी। उन्होंने कहा कि हैवी व्हीकल को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, जो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं या नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पौधों को लगाने के अभियान में जोड़ा जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। हम उन्हें भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए नए गैजेट्स को लगाएं। दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली में जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और होटल हैं उन्हें भी स्मोक गन लगाया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दिल्ली में जो खाली लैंड है उसमें नए जंगल तैयार किए जाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में प्रदूषण सबसे अधिक होगा तब क्लाउड सीडिंग के जरिए से प्रदूषण को कम किया जा सके। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो प्रदूषण कर रहा है समाधान भी वही देगा। जब हम अपने राज्य का प्रदूषण कम करेंगे तभी हम दूसरे राज्यों को बोल पाएंगे। दिल्ली का अपना प्रदूषण भी 50% से ज़्यादा है।
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमने अपनी अथॉरिटी को कहा है कि सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दिल्ली में सरकार बनने के 9 दिन के अंदर ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। इसके साथ ही वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जैसे ही केंद्र सरकार ने भारत में अवैध तरीके से वोटर बन बैठे घुसपैठियों के खिलाफ तेवर कड़े कर दिए, उसी वक्त से केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग हर दिन केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने और फर्जी वोटर्स के नाम शामिल करने के आरोप लगाने लगे। अब वही सारे आरोप ममता बनर्जी लगाने लगी हैं। असल में बंगाल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम जारी है। इसी बात से ममता बनर्जी परेशान हैं। माना जा रहा है कि टीएमसी की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरह अवैध बांग्लादेशियों को बचाने की है, क्योंकि वो इनके पक्के वोटर्स हैं। इसीलिए चुनाव आयोग पर कीचड़ फेंकने की रेस में ममता बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी फर्जी वोटरों के नाम जोड़कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे साबित करने के लिए ममता बनर्जी भी केजरीवाल के आरोपों का सहारा ले रही है। केजरीवाल ने बीजेपी पर बिहार और यूपी के लोगों के फर्जी वोट बनवाने के आरोप लगाए थे और ममता बनर्जी भी वही आरोप लगा रही हैं। ममता के इन आरोपों का चुनाव आयोग ने अब करारा जवाब दिया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक ही होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने वोटर लिस्ट अपडेट करने के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि ये काम राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंटों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है। मतलब हर पार्टी के लोग इस काम में शामिल होते हैं। फिर भी किसी को कोई शिकायत है तो वो इन अधिकारियों से कर सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि वोटर लिस्ट बनाने के हर चरण में राजनीतिक दल शामिल होते हैं। अगर किसी पार्टी को कोई आपत्ति है तो उसे तुरंत सुना जाता है। किसी का नाम जोड़ने या हटाने पर चुनाव अधिकारी जांच करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने वहां चुनाव के बाद 48 लाख वोटर जोड़ने पर सवाल उठाए थे, लेकिन सीईओ के पास सिर्फ एक शिकायत पहुंची। ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में कथित चुनावी धांधली से इसकी तुलना की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त के कार्यालय में बैठकर उन्होंने ऑनलाइन एक नकली मतदाता सूची बनाई है और पश्चिम बंगाल के हर जिले में नकली मतदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही किया है और अब बंगाल में भी यही करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस चाल से उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष इन तथ्यों का पता नहीं लगा सका। अधिकांश नकली मतदाता हरियाणा और गुजरात से हैं। बीजेपी चुनाव आयोग के आशीर्वाद से मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। बंगाल की संस्कृति ने स्वतंत्रता को जन्म दिया। उन्होंने लोगों से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि सीएए और एनआरसी के बहाने असली वोटरों के नाम हटाए जा सकते हैं। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक टीएमसी को हराना है और सूची में व्यक्तियों के नाम हटाना है। ये चुनाव आयोग के आशीर्वाद से किया जा रहा है। डेटा ऑपरेटरों पर नजर रखें। अगर कोई जमीनी स्तर पर है तो वो टीएमसी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में हमें जोर लगाना होगा और ये मतदाता सूची से शुरू होगा। ये बूथ स्तर पर किया जाना है। जिला अध्यक्ष को इसका ध्यान रखना होगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। इस मुसीबत का नाम है दिल्ली शराब घोटाला। कैग की जिस रिपोर्ट को केजरीवाल ने सालों छुपा कर रखा, अब वो सब के सामने है और कैग की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो चुका है कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर बड़ी गलतियां की, जिससे खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। मामले को अब लोक लेखा समिति के पास भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में आनी है और उसकी सिफारिशों के आधार पर केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में भी है। शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी वजह से अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि इस मामले में आरोपियों को आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराएं। यह मामला धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इसकी अगली सुनवाई 3 मार्च को तय की गई है। 3 मार्च को होने वाली ये सुनवाई बेहद अहम है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने कई आरोपियों के द्वारा दायर आवेदनों में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
आरोपियों ने शिकायत की थी कि उन्हें चार्जशीट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मिले हैं। इस पर अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वो आवश्यक कागजात सौंपें ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इस मामले में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आरोपी हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत शराब की बिक्री और वितरण का तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया। हालांकि इस नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, जिसके बाद सितंबर 2022 में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की और दावा किया कि नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं हुई, जिससे कुछ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिला। ईडी और सीबीआई की जांच के चलते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत में सुनवाई जारी है और 3 मार्च को अगली सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। राजनीतिक रूप से भी ये मामला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ है और अब ये कानूनी मामला उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सबकी नजर अब इस बात पर है कि अगली सुनवाई में ईडी की आगे की जांच में और कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मकोका केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को फिलहाल कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को मानते हुए मकोका केस की जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का विस्तार दे दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अदालत से 90 दिन का विस्तार मांगा था। बालियान की हिरासत की 90 दिन की अवधि 3 मार्च को खत्म हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने 4 सितंबर को कथित संगठित अपराध को लेकर मकोका मामले में बालियान को गिरफ्तार किया, जबकि उसी दिन बालियान को कथित जबरन वसूली के एक मामले में अदालत में जमानत मिली थी। दिल्ली के उत्तम नगर से पूर्व विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1 साल पुराने कथित जबरन वसूली केस में पहले हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार किया। नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के कथित ऑडियो वायरल होने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। मकोका के तहत नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर तब मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि पीएमएलए, मकोका जैसे हथियार इनकी दाईं बाईं पॉकेट में रखे रहते हैं। जब भी किसी नेता को इन्हें झूठे केस में फंसाना होता है तो ये लोग उसकी लॉटरी निकालने लगते हैं। पॉकेट से जो एक्ट निकले, नेता के खिलाफ वही धारा लगा देते हैं। शुक्र है ये लोग अमेरिका का कोई कठोर कानून नहीं लगा देते, वरना इनका बस चले तो वो भी लगा सकते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जबरन वसूली के मामले में क्राइम ब्रांच ने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया था। उनका नाम विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ये गिरफ्तारी की गई। ऑडियो क्लिप में गैंगस्टर और नरेश बालियान के बीच व्यापारियों से जबरन वसूली को लेकर बातचीत हो रही है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा का कहना है कि नरेश बालियान का संबंध गैंगस्टर से है और वो वसूली गैंग चलाते हैं। आम आदमी के नेता नरेश बालियान पर साल 2023 में एक व्यापारी से फिरौती मांगने का आरोप लगा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। नरेश बालियान की एक ऑडियो क्लिप सामने आई, जिसमें वे कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान से बातचीत कर रहे हैं। दोनों के बीच व्यापारियों और बिल्डर्स से रंगदारी मांगने के बारे में चर्चा हो रही है। बीजेपी ने इस ऑडियो को जारी किया था। ऑडियो क्लिप सामने आने और बालियान को गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल ने नरेश बालियान की जगह उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उत्तम नगर सीट से बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और बालियान की बीबी चुनाव हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।